दोस्तों हमारा एक पड़ोसी तो कंगला देश है और दूसरा कंगला बनने वाला है क्योंकि पाकिस्तान का तेल निकल चुका है। But due to the fuel crisis and rising energy prices triggered by the ongoing US-Israeli war with Iran, Pakistan has announced a series of austerity measures aimed at reducing fuel consumption across the country. Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif held a public address where he announced schools closed nationwide across Pakistan. दोस्तों इतिहास गवाह है कि एम्पायर्स के राइज एंड फॉल अक्सर उन रिसोर्सेज पर डिपेंड रहा है जिन्हें वो कंट्रोल करते हैं। अब टाइम के हिसाब से वो रिसोर्सेज बदलते रहे। कभी वो उपजाऊ जमीन थी, कभी सोना था, तो पिछली 2 सदियों से वो काला सोना यानी क्रूड ऑयल है। यही क्रूड ऑयल आज पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे देशों की गले की हड्डी बन चुका है। घास खाकर भी जंग लड़ने के सपने पालने वाली पाकिस्तानी कौम इस टाइम अपने पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर खड़ी है। दुनिया में आग लगाने वाली इस कौम का ये हाल है कि केरोसिन यहाँ 300 रुपए जा चुका है भाई साहब। इस वीडियो में हम उसी पाकिस्तान के मजे लेंगे और ये बताएंगे कि दुनिया आज जिस सिचुएशन में खड़ी है वहाँ कैसे तेजी से चीजें बदल रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो कहा है वो पूरे पाकिस्तान में एक सिविल वॉर और क्राइसिस ला सकता है। वहां केवल एनर्जी की कमी नहीं दिखती बल्कि एक देश की साख और एग्जिस्टेंस का भी संकट नजर आता है। पाकिस्तान के पीएम का कहना है कि तेल का इस्तेमाल ठीक से करें और सरकारी गाड़ियां खड़ी कर दें। इसने केवल एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर नहीं दिया है बल्कि एक डूबती हुई इकोनॉमी की चीख भी सुनाई देती है। इसमें 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। दोस्तों पाकिस्तान में जो हो रहा है वो कोई एक दिन की गलती नहीं है। वहां के पीएम शहबाज शरीफ टीवी पर आकर कहते हैं कि सरकारी गाड़ियां खड़ी कर दो, तो इसका मतलब सिर्फ पेट्रोल बचाना नहीं होता। असली मतलब ये है कि देश की तिजोरी में फूटी कौड़ी नहीं बची है कि बाहर से तेल का जहाज भी मंगवाया जा सके। आज कराची से लेकर लाहौर तक पेट्रोल पंपों पर वैसी लाइनें दिखी जैसी हमने कुछ साल पहले श्रीलंका में देखी थी। लोग अपनी गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर पैदल दफ्तर जा रहे हैं क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब उनकी 2 दिन की दिहाड़ी के बराबर पहुंच गई है। इसका असर सिर्फ गाड़ियों पर नहीं पड़ा है। पाकिस्तान की बिजली का एक बड़ा हिस्सा फर्नेल ऑयल से बनता है। जब तेल नहीं है तो बिजली नहीं है। अस्पतालों में ऑपरेशन रुक रहे हैं क्योंकि जनरेटर चलाने के लिए डीजल नहीं मिल रहा। रात के अंधेरे में डूबे शहर अब डरावने लगने लगे। सरकार ने कह दिया कि शादियां अब रात 8 बजे तक निपटाओ, बाजार जल्दी बंद करो। ये किसी भी देश के लिए एक इमरजेंसी जैसे हालात हैं। जब देश का चक्का जाम होता है तो सबसे पहले गरीब और मिडिल क्लास कुचला जाता है। दोस्तों आज वहां का आम आदमी ये सोच रहा है कि कल चूल्हा जलेगा नहीं क्योंकि गैस और तेल दोनों ही पहुंच से बाहर हो चुके हैं। अब दोस्तों इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो पाकिस्तान इस समय डेथ स्पाइरल में है। इसका मतलब है कि एक ऐसी गिरावट जहां से ऊपर आना लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमाई उसके टेक्सटाइल से होती है। अब सोचिए जब फैक्ट्रियों को चलाने के लिए तेल और बिजली ही नहीं होगी तो माल कैसे बनेगा, और जब माल नहीं बनेगा तो विदेश में बिकेगा कैसे। डॉलर आएंगे नहीं तो फिर से तेल खरीदने के पैसे कहां से आएंगे। ये एक ऐसा साइकिल है जिससे पाकिस्तान का गला घुट गया है। वहां का सर्कुलर डेट अब ऐसा जिन्न बन चुका है जो काबू में नहीं आ रहा है। आसान भाषा में कहें तो सरकार ने बिजली कंपनियों का पैसा नहीं चुकाया, बिजली कंपनियों ने तेल वालों का नहीं चुकाया और तेल वालों ने रिफाइनरीज का नहीं चुकाया। अब सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। ऊपर से IMF की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि वो कहते हैं कि पेट्रोल महंगा करो तब हम कर्ज देंगे वरना नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हैं? अब दिक्कत ये है कि जनता के पास पैसा नहीं है और सरकार के पास विजन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आगे भी अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अगले कुछ सालों में बार्टर सिस्टम पर आ सकती है जहां पैसे की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। मेरा सवाल ये है कि बार्टर सिस्टम में भी इनके पास देने के लिए क्या है, और वैसे भी जो इनके पास देने के लिए है वो दुनिया ने इनकी ऑलरेडी ले रखी है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। अब ईरान इजराइल वॉर में किसका कितना नुकसान है और ये लड़ाई कहां तक जाएगी, इसके ऊपर हमने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट किया हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ। ये पॉडकास्ट आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी देगा और आपका कंफ्यूजन भी क्लियर करेगा। क्या भारत पर भी हमला हो सकता है? अगर हुआ तो भारत जवाब देगा क्या, और ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? बहुत सारे मुद्दों पर इस पॉडकास्ट में बात हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखना, मजा आ जाएगा। हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ये एपिसोड ऑलरेडी लाइव है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों याद करिए कि पुराने जमाने में क्या होता था। जब भी पाकिस्तान मुसीबत में पड़ता सऊदी या फिर UAE तेल का टैंकर भेज देते थे या कुछ अरब डॉलर बैंक में रखवा देते। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। सऊदी अब इनको फ्री की खैरात देने के मूड में नहीं है। वो अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। उन्हें पता है कि तेल का जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए वो खुद को टूरिज्म और टेक हब बना रहे हैं। इनफैक्ट बना चुके हैं। पाकिस्तान जैसे देश जो सिर्फ मजहब के नाम पर मदद मांगते थे अब उनके लिए बोझ बन गए। इसका सोशल असर ये होगा कि गल्फ देशों और बाकी इस्लामी मुल्कों के बीच एक नई दीवार खड़ी हो जाएगी। एक तरफ वो देश होंगे जो एडवांस हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो देश जो एक्सट्रीमिज्म और पुराने ढर्रे के कारण कंगाल हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान में हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो वहां से लोग भागकर इन्हीं अमीर देशों में जाने की कोशिश करेंगे, जिससे इन देशों की सिक्योरिटी और सोसाइटी पर भी असर पड़ेगा। भारत की बात करें तो इस पूरी आग के बीच भारत ने खुद को एक फायर प्रूफ घर की तरह बना लिया है। भारत ने सालों पहले समझ लिया था कि सिर्फ एक ही जगह से तेल खरीदना बेवकूफ़ी है। इसलिए हमने रूस से दोस्ती निभाई, अमेरिका से रिश्ते रखे और मिडिल ईस्ट को भी खुश रखा और पिछले 10 सालों में अपना क्रूड ऑयल रिजर्व भी बढ़ाया। सदियों पुरानी समस्या यह है दोस्तों की साउथ एशिया में सीमाएं और नफरत व्यापार के आड़े आती रही। लेकिन इस संकट ने भारत को एक मौका दिया है। भारत अब दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है। हम अपनी गाड़ियों को इथेनॉल और हाइड्रोजन पर ले जा रहे हैं। अब इसके सक्सेस को लेकर डिबेट चल सकती है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए खुद को तैयार करने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है।
पाकिस्तान के लिए इसमें ये सीख है कि भारत से दुश्मनी पालकर वो अपनी ही कब्र खोद रहा है। अब इतनी सारी चीजों से अगर पाकिस्तान सीख लिया होता तो पाकिस्तान थोड़ी ना होता, है कि नहीं। और चलते चलते ईरान की भी बात कर लेते हैं। ईरान को इस कहानी का सबसे सीक्रेट किरदार मानिए आप लोग। ईरान सालों से पाबंदियों में रहा है, लेकिन फिर भी अपना रसूख बनाए रखा। मगर अब ईरान के अंदर की जनता और बाहर के दुश्मनों से कमजोर कर चुकी है। अगर ईरान का मौजूदा ढांचा गिरता है तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल जाएगी। ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार है, लेकिन वहां की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है। अमेरिका और इजराइल ने जिस हिसाब से ईरान को निशाने पर लिया है, ये उसके लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम है। ईरान के गिरने का सीधा मतलब है कि शिया सुन्नी की वो जंग जो सदियों से चल रही है, उसका एक फैक्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इससे सऊदी अरब का दबदबा बढ़ेगा, लेकिन इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। चीन जो ईरान के तेल पर अपनी इंडस्ट्री चलाता है, वो पगला सकता है। भारत के लिए अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों है इसमें। अच्छी इसलिए क्योंकि एक्सट्रीमिज्म का एक सेंटर कम होगा, जहां हिजबुल्लाह और हुती को पैसे देकर पालने वाले देश का जड़ कमजोर हो जाएगा। और बुरी इसलिए क्योंकि हमारा चाबार और रूस तक जाने वाला रास्ता यानी INSTC खतरे में पड़ सकता है। पर कुल मिलाकर ईरान के बाद की दुनिया पेट्रोपॉलिटिक्स से निकलकर डेटा और ग्रीन एनर्जी की दुनिया बन जाएगी। हमने पिछले वीडियो में ही आपको समझाया था कि कैसे गल्फ के देशों और खासकर UAE ने अपने यहां पर डेटा सेंटर्स बनवाए हैं, यानी तैयारी पूरी पक्की है। पर पाकिस्तान का तेल निकल चुका है, ये खबर भी सच्ची है। और कब तक तेल बचा रह पाएगा पाकिस्तान का, इस पर आगे भी हम लोग जरूर बात करेंगे। वैसे बात से याद आया, बात की हमने ईरान इजराइल वॉर पर हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अभिजीत अय्यर मित्रा से। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में जाकर पॉडकास्ट जरूर देखना, लिंक वहीं पर दिया है। फिलहाल आपको छोड़े जाता हूं इस पॉडकास्ट के ट्रेलर के साथ। जल्दी मिलेंगे यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। भारत का रियल मित्र कौन है? आई मीन मित्र कौन है? इंडिया इज़ इंडियाज़ बेस्ट फ्रेंड। इजराइल हमारा दोस्त है, अमेरिका एक किस्म से हमारा दोस्त है, ईरान भी एक किस्म से हमारा दोस्त है। हमारा पाकिस्तान से सिवाय और कोई दुश्मन नहीं है, और चीन के सिवाय कोई स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर। मोदी जी का रिसेंट विजिट जो इसराइल में हुआ, उसके बाद इसराइल ने अटैक किया। तो इसको पब्लिक कनेक्ट कर रहा है कि मोदी जी को मालूम था अटैक होगा। ये इसमें कितना रियलिटी है और कितना तो फिक्शन अगर है? पता था तो क्या? पर अगर मोदी को बताया भी गया तो वो क्या कर सकते थे? क्या आपको लगता है वो कॉल करके बोलेंगे मेरे ब्रदर डोनाल्ड ट्रम्प जरा ये डोनाल्ड नहीं बोलते अटैक, डोनाल्ड ट्रम्प जरा रोक दे, और ट्रम्प बोलेगा यू नो आई लव यू सो मच, आई एम गोना स्टॉप द अटैक, वेरी बिग अटैक, आई एम गोना स्टॉप इट, कम अलोंग, बी रियलिस्टिक। ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? ईरान पे जो हो रहा है वो ईरान की गलती है, फुल स्टॉप। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि अमेरिका नैरेटिव जीत रहा है। तो जो भी ईरान के सपोर्ट में इंडिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या बोलते हो? जब ईरान हमारे लोगों को मार रहा है और हमारे ही ऑयल सप्लाईज को ब्लॉक करके रखा है, आप ये चाहते हैं कि हमारा देश उनके समर्थन में कुछ बोले? भाई किस एंगल से आपको लग रहा है? ईरान के बारे में हमने बात किया कि ईरान ने बहुत सॉलिड प्रिपरेशन किया था, अपनी मिसाइल्स का जो स्टॉक था उसको भी बहुत बनाया, कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया। ईरान को हेल्प किसने किया इसमें बनाने में? ये था चीन उसको फैसिलिटेट कर रहा था। ओके। और ये ट्रिपल अलायंस था, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और ईरान। इंडिया पे भी अटैक हो सकता है, ईरान इंडिया को भी हमला कर सकता है। आई थिंक सो। इंडिया अटैक भी कर सकता है ईरान को, अगर इंडिया पे अटैक हुआ तो। आई वुड सस्पेक्ट सो।